मानव की शुरुआत एक सिस्टम नोटिफिकेशन से होती है जिस पर के लिख होता है सभी 10,000 सेवियर्स आ चुके हैं और ट्रायल शुरू हो चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चोमू याद करता है कि उस वक्त मैं इस सिचुएशन की गंभीरता को बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था। मेरे अलावा जो कि एक नॉर्मल इंसान है, बाकी सभी 9,999 सेवियर्स असल में बड़े कल्टिवेटर्स हैं और हम जिस चीज का सामना करने वाले हैं वो हैं दूर की दुनियाओं से आने वाले गॉडली बीइंग्स। उनमें बड़े बड़े डिमोनिक बीस्ट भी शामिल हैं जिनसे हमें फाइट करनी है। और तभी हमारे एमसी के सामने एक साइन इन सिस्टम एक्टिवेट होता है जिस पर के लिख होता है डे 1 पर साइन इन करने का रिवार्ड डिमोनिक बीस्ट की पावर मिलती है और डे 2 पर साइन इन करने पर लेजेंडरी वारलॉर्ड का बैटल एक्सपीरियंस मिलता है। और 30 दिन तक लगातार साइन इन करने के बाद मुझे ऐसी पावर मिलेगी कि मैं अपने एक ही पॉइंट से स्टार्स को भी तबाह कर सकता हूँ। लेकिन इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई थी वो देखने के लिए चलिए चलते हैं फ्लैशबैक में। हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हम अपने एमसी को देखते हैं। हमारे एमसी के सामने बहुत सारे लोग अपनी गन्स को पॉइंट करके खड़े होते हैं। तभी एमसी कहता है मैं पहले ही रिजाइन कर चुका हूँ, अब मेरा तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है, यहाँ से तफ हो जाओ, ये मेरी सिस्टर का वार्ड है। तभी एक बॉडीगार्ड गुस्से में बोलता है चोमू तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर जू से इस तरह से बात करने की, लगता है तुम्हें फिर से होश में लाना पड़ेगा। तभी मिस्टर जू अपने बॉडीगार्ड को रोकता है और कहता है छोड़ो भी, अपनी गन्स को नीचे करो, हम एक रिस्पेक्टेबल कंपनी है, लोगों पर इस तरह से गन मत तानो, चलो आम लोगों की तरह आराम से बात करते हैं। इस पर वो बॉडीगार्ड कहता है जैसा आप कहे मिस्टर जू। मिस्टर जू कहता है चोमू क्या ये तुम्हारी सिस्टर है? मैंने सुना है कि तुम्हारे पेरेंट्स के गुजरने के बाद इसी ने तुम्हें अकेले ही पाला था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। ये कंपनी के दिए हुए पैसे थे जिसकी वजह से तुम अब तक इसके मेडिकल एक्सपेंसेस उठा रहे थे, जिसकी वजह से ये अब तक जिंदा रह सकी है। लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, तुम तो मुझे अब मिस्टर जू तक नहीं बुलाते। एमसी कहता है कंपनी ने जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस के पैसे मुझे दिए थे मैं वो सभी वापस कर दूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए अम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट में हुए बड़े घोटाले का इल्जाम अपने सर में लूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं रिजाइन कर दूं। मिस्टर जू हंसते हुए कहता है ये मत बोलो, तुम्हारी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट की अकाउंटिंग टीम का हेड बनाया था। मैं ये अच्छी तरह से समझता हूँ कि तुम्हें अपनी सिस्टर के इलाज के लिए एक मौके की जरूरत थी जिससे तुम इतना पैसा कमा सकोगे, तुम अपनी सिस्टर का इलाज करा सको। तुम ये अच्छी तरह से जानते हो ना मैं हमेशा कर्मा पर बिलीव करता हूँ। तुमने अचानक से वहाँ से रिजाइन कर दिया जहाँ तुमने अपनी सिस्टर के लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी। क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि तुम्हारी सिस्टर के साथ इसकी वजह से कुछ बुरा हो सकता है? इस पर एनसी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? एनसी मिस्टर जू के कॉलर को पकड़ लेता और कहता अगर तुमने मेरी बहन को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। तभी बॉडी गार्ड्स एनसी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं पीछे हटो, मिस्टर जू से दूर खड़े रहो। तभी मिस्टर जू कहता है चूमू मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं इस बेचारी लड़की के साथ कुछ भी बुरा होता हुआ नहीं देख सकता। बात बस इतनी है कि अम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट में इतना बड़ा घोटाला हुआ है और उसे अब गवर्नमेंट तो पे नहीं करने वाली, इसलिए किसी को तो आगे बढ़कर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और इसके लिए मरना होगा। क्या तुमने सोचा है अगर तुम और मैं हम दोनों ही मर गए तो तुम्हारी बहन का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन अगर तुम कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करते हो तो कंपनी भी तुम्हारे साथ वैसे ही ट्रीट करेगी। मैं तुम्हारी सिस्टर के मेडिकल बिल्स के आने वाले कई सालों तक एडवांस में पेमेंट कर सकता हूँ। तुम इस बारे में आज रात तक अच्छे से सोच लो, जब तुम अपना डिसीजन ले लो तो कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाना। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इसी कंपनी की बिल्डिंग को देखते हैं। हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि इसी कंपनी के अंदर एंटर करने वाला होता है और तभी उसकी टीम की मेंबर जियाओमिंग वहाँ पर आती है और वो कहती है टीम लीडर बहुत वक्त हो गया आपसे मिले हुए। एमसी भी जियाओमिंग को हेलो करता है और कहता है बहुत वक्त हो गया तुम्हें देखे हुए। जियाओमिंग कहती है टीम लीडर मुझे आपसे एक बात करनी है, क्या आप मेरे साथ कुछ वक्त के लिए चल सकते हैं? हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों ही टेरेस पर आ जाते हैं और तभी एमसी कहता है जियाओमिंग मैंने अब टीम को छोड़ दिया, तुम्हें अब मेरे ज्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए। तभी जियाओमिंग थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहती है टीम लीडर नहीं चोमू, मैं हमेशा से तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ क्या तुम भी मेरे लिए वैसे ही फील करते हो? हम एमसी को देखते हैं जो कि थोड़ा सा हैरान होता है और कहता है प्यार मुझे माफ कर दो, मैं अभी इस हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं इन सब बातों के बारे में सोच सकूं। इस पर जियाओमिंग थोड़ा सा उदास होकर कहती है मैं समझ गई बिरादर मुंह, क्या आप अपनी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हैं? मैं आपको आखिरी बार एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। इस पर एमसी कहता है ठीक है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है जियाओमिंग उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और कहती है मैंने न्यूज सुनी है कि अगर आप यहाँ से बचकर निकले तो कंपनी सारे घोटाले का इल्जाम मुझ पर डाल देगी। और वो स्माइल करते हुए एमसी को धक्का दे देती और कहती है भले ये मेरे अपने लिए क्यों ना है, प्लीज आप मर जाइए। हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शौक में होता है और जब एमसी गिरने वाला होता है तभी वो जियाओमिंग के हाथ को पकड़ लेता है। जियाओमिंग ये देखकर बहुत ज्यादा
ऊपर आ जाती और वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो चोमू, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मिस्टर जू को ऑफेंड करने के बाद तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मर जाओ। इस पर एमसी कहता है अगर तुम मेरे साथ ही मरना नहीं चाहती तो मुझे ऊपर खींचो। हम जियाओमिंग को देखते हैं जो कि खुद को संभाल नहीं पाती और वो भी बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। वो भी एमसी के साथ ही नीचे गिर जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी मरना नहीं चाहती। और जब एमसी जमीन से टकराने ही वाला होता है तभी एमसी के नीचे एक गेट सा खुलता है जिसमें से एक हाथ निकलता है और एमसी को पकड़ लेता है। हम जियाओमिंग को देखते हैं जो कि सोच रही होती है मेरे पास अभी भी एक चांस है, अगर मैं उस डोर के अंदर चली जाऊं तो शायद से मैं बच सकती हूँ। लेकिन उसके डोर के अंदर एंटर करने से पहले ही वो डोर बंद हो जाता है। जियाओमिंग ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता और वो सीधा जाकर जमीन से टकराती है जिसकी वजह से उसका काम वहीं पर खत्म हो जाता है। नीचे खड़े सभी लोग इसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं ये सब क्या हुआ, ये तो एक औरत की लाश है, अभी पुलिस को कॉल करो और उन्हें बताओ कि एक औरत बिल्डिंग से कूद गई है। तभी सीन हमारे एमसी की तरफ जाता है जो कि एक फुटपाथ पर अपनी आंखें खोलता है। एमसी बहुत ही हैरान होकर ऊपर बैठ जाता है और कहता है मैं सीधा टॉप फ्लोर से ग्राउंड पर गिरा हूँ पर मैं अभी भी जिंदा हूँ और ये सब कितना ही अजीब है। ये स्ट्रीट हमारे कंपनी के सामने वाली है लेकिन यहाँ पर कोई भी नजर क्यों नहीं आ रहा, आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी एमसी के सामने एक ब्लू स्क्रीन आती है जिस पर के लिखा होता है सभी 10,000 सेवियर्स आ चुके हैं और ट्रायल शुरू हो चुका है। एमसी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये साउंड कहाँ से आई, सेवियर, ट्रायल, आखिर ये सब कुछ क्या बकवास है। तभी हम किसी लड़की को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कहती है मेरे सामने से हटो और वो तेजी के साथ एमसी के सामने से आगे बढ़ती है। उस लड़की के हाथ में एक शॉट दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा ग्लो कर रही होती है और तभी वो एक डिमोनिक बिस्ट की तरफ बढ़ती है और जंप करके उस पर अटैक कर देती है। हम उस डिमोनिक बिस्ट को भी देखते हैं जिसका के साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है लेकिन इस लड़की का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और ये एक ही अटैक में उस डिमोनिक बिस्ट को खत्म कर देती है। हम अपने एमसी को भी देखते हैं जो कि ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा शौक में होता है और वो मन ही मन कहता है क्या ये कुछ ऐसा है जो कि इंसान कर भी सकते हैं। वो लड़की एमसी की तरफ देखती है और कहती है ये कितनी अजीब बात है, वो सीक्रेट रेलम जहाँ पर चूजन कल्टीवेटर्स अपने सेवियर ट्रायल से गुजरते हैं वहाँ पर तुम जैसा एक आम इंसान जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है वो यहाँ पर अंदर कैसे आया। अभी एक डिमोनिक बीस्ट तुम्हारे ठीक पीछे अपेयर हुआ था और तुम लगभग मरने ही वाले थे। एमसी उस लड़की से कहता आज मुझे यहाँ पर बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया और मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आया, क्या आप मुझे बता सकती कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं। इस पर वो लड़की एमसी की तरफ देखते हुए कहती है एक बार सेवियर का ट्रायल शुरू हो जाए तो यहाँ से अंदर आने या बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं होता, तुम्हें ट्रायल टास्क के पूरे होने का वेट करना होगा तभी तुम यहाँ से निकल सकते हो। ये जगह डिमोनिक बीस्ट से भरी हुई है और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए फिलहाल के लिए तुम मेरे साथ ही रहो। तभी पीछे से एक लड़का अपने साथियों के साथ आता है और कहता है सीनियर सिस्टर यूतोंग ये सीक्रेट रेलम कोई खराब बांटने की जगह नहीं है, हम जैसे इमोर्टल कल्टीवेटर्स के लिए भी ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अगर आपको इस बिना एबिलिटी वाले शख्स को अपने साथ रखना है तो मजबूरन मुझे आपको अपनी स्काउट छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा। वो यूतोंग से पूछता है क्या वाकई आप इसके लिए हम सभी को छोड़ना चाहेंगी। इस पर यूतोंग परेशान होकर कहते बिरादर चैन और वो आगे बोलने ही वाले होते तभी एमसी उसे रोक देता और कहता है आप मेरे लिए बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं पहले ही आपका बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी जान बचाई। अब आपको अपने खुद के अफेयर्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अगर मैं अकेला भी रहा तो मैं वापस लौटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। एमसी अपनी बीमार सिस्टर को याद करते हुए मन ही मन कहता है कि मेरे वापस जाने के लिए एक बहुत ही बड़ी वजह है, मेरी प्यारी सिस्टर मेरा वेट कर रही है। मिस्टर चैन एमसी की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और कहता आजकल के मॉडल्स भी इस तरह से बोलने की हिम्मत रखते हैं, मैं ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ जब तुम्हारा सामना असली खतरे से होगा तो तुम डर की वजह से कितने ज्यादा बदसूरत दिखोगे। और ऐसा कहने के साथ ही वो सभी एनसी को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एनसी वहाँ पर अकेला खड़ा होता है और वो मन ही मन कहता है टाइम यार मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकता, वो वाकई मुझे छोड़कर चले गए। मैंने सोचा था कि ऐसी बातें सुनने के बाद इमोर्टल कल्टीवेटर यूतोंग शायद से यहीं पर रुक जाएं, हालांकि उन्होंने मुझे अपनी एक्सपायर शॉट दिया लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि इसे यूज कैसे करते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये तो मेरी तरफ से बस एक कैजुअल ट्राई था। जब आखिरी वक्त आता है तब इंसान को आता है कि असलियत में आपको अपने दम पर जिंदा रहना होता है, सिर्फ कमजोर लोग ही अपनी होप्स को दूसरों की मदद पर टिकाते हैं। और जब एनसी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी एमसी के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिस पर के लिखा होता है सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, सीक्रेट रेल में साइन इन कीजिए ताकि आपको ग्रेट रिवार्ड्स मिल सके। एमसी इसे हैरान होकर देखता और मन ही मन कहता आखिर ये अजीब सी स्क्रीन क्या है, ये अजीब सी लाइट वाली स्क्रीन और साउंड अचानक से मेरे सामने अपेयर हो गई। तभी स्क्रीन पर लिखा आता है कि अपने रिवार्ड को क्लेम करने के लिए क्लिक कीजिए और हम एमसी को भी देखते हैं जो कि अपनी फिंगर से इसको टाइप कर देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिस पर के लिखा होता है साइन इन करने के पहले दिन आपको 1000 साल पुराने डिमोनिक बीस्ट की
पावर का रिवार्ड दिया जाता है। हम एमसी को भी देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी ग्लो कर रही होती है और वो कहता है मैं अपने अंदर से एक पावर को बहराते हुए फील कर सकता हूँ। और जो कल रात की सारी थकावट थी वो भी एकदम से ही खत्म हो चुकी है। हमारा ये सीन चेंज होता है और हमें रेल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसमान पर एक ब्लू स्क्रीन अपेयर हो जाती है जिस पर किल लिखा होता है। दूसरे दुनियाओं की ताकतों को देखा गया जिसकी वजह से सीक्रेट रेलम एक्टिवेट होने वाला है। ये सब देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। तभी सिस्टम आगे बताता है कि टोटल 10,000 कल्टिवेटर्स को सेवियर का स्टेटस दिया गया जो कि सीक्रेट रेलम में दाखिल होकर डिमोनिक बीस्ट के खिलाफ लड़ेंगे। सीक्रेट रेलम को पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और ये पूरी ह्यूमैनिटी की किस्मत के साथ बॉन्ड हो चुका है। अगर सेवियर ट्रायल फेल हो गया तो 365 दिनों के बाद दूसरी दुनियाओं के कोर जमीन पर उतर आएंगे और वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हम सड़क पार करते हुए कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हैरान होकर आपस में बातें करते हैं और वो कहते हैं आखिर ये शोर कैसा है, क्या तुम्हें भी ये शोर सुनाई दे रहा है? इस पर दूसरा बंदा कहता है हाँ मुझे भी ये सुनाई दिया। तभी एक बंदा कहता है ये बहुत ही अजीब बात है, मेरे मोबाइल में अपने आप ही एक ऐप डाउनलोड हो गया जिसका नाम सीक्रेट रेलम लाइव है। बाकी सभी लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी एक शख्स अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है मेरे मोबाइल में भी ये अपने आप ही डाउनलोड हो गया है। अगर ये सच है तो इसका मतलब दुनिया में वाकई कल्टिवेटर्स मौजूद हैं। तभी एक लड़का कहता है अगर ये सच है तो मैं भी एक इमोर्टल बनना चाहता हूँ। तभी उसके पास खड़ा लड़का उसे डांटता और कहता है तुम बिल्कुल ही बेवकूफ हो, 1 साल के अंदर ही हम सभी मर सकते हैं, तो फिर इमोर्टलिटी कल्टिवेट करने का आखिर क्या ही फायदा। तभी एक और शख्स कहता है मां डिमोनिक बीस्ट से लड़ने के लिए सेवियर्स मौजूद हैं, सबसे पहले वही मरेंगे तो डर की कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद वो सभी उस ऐप को ओपन करते हैं जिस पर के एक शॉर्ट का आइकन बना होता है और जैसे ही ऐप ओपन होती है वहाँ पर लिखा होता है आप सभी का सीक्रेट रेलम के लाइव चैनल पर स्वागत है। इसके बाद ऐप पर एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आती है जिस पर के लिखा होता है सीक्रेट रेलम असल में रियल वर्ल्ड और अदर वर्ल्ड के बीच का एक मिडल ग्राउंड है। एंशिएंट टाइम्स में इमोर्टल कल्टिवेटर्स ने जमीन के लिए एक डिफेंसिव बैरियर के तौर पर सीक्रेट रेलम को बनाया था ताकि जमीन को दूसरी दुनियाओं की ताकतों से बचाया जा सके। अगर सेवियर सीक्रेट रेलम में जीत हासिल करते हैं तो अर्थ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा से हासिल कर लेगी और हम सब यूनिवर्सल कल्टिवेशन के एक नए एरा में दाखिल हो जाएंगे। सभी लोगों के पास एक लंबी जिंदगी और बहुत ही ज्यादा पावर हासिल करने का एक मौका होगा। तभी लाइव स्ट्रीम शुरू होती है और एक खरगोश के कानों वाली क्यूट सी होस्ट सामने आती है और वो कहती है सभी को हेलो, मैं एक वर्चुअल एंकर हूँ और मेरा नाम रूरी है। मुझे सीक्रेट रेलम के लाइव होस्ट बनने के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी है, प्लीज फ्यूचर में मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और मेरे साथ पढ़ने वाले 2 होस्ट में से एक 4 बड़े इमोर्टल कल्टिवेशन सेक्ट में से एक का 6th एल्डर है यानी तायुवा फैमिली का जी शेंग और उनके साथ है दुनिया की सबसे पॉपुलर आइडल मिस जी शुआंग। एल्डर जी और जी शुआंग क्या शो शुरू होने से पहले आप ऑडियंस के साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे? एल्डर जी कहता है कि हमारे सभी क्लैन ने दूसरी दुनियाओं की ताकतों से लड़ने के लिए पूरी प्रिपरेशन कर ली है। डिमोनिक बीस्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं लेकिन हम इमोर्टल्स लड़ने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी मिस जी शुआंग कहती है ये एल्डर जी की तरफ से एक बहुत ही मोटिवेशन देने वाली स्पीच थी, लेकिन मुझे सभी को एक और बात याद दिलानी है कि सीक्रेट रेलम लाइव ऐप पर एक और स्पेशल फीचर है जो कि व्यूवर रिवार्ड है। हर व्यूवर के अकाउंट में डेली एक अमाउंट में फेट कॉइन जनरेट होगा जिसे आप अपने फेवरेट सेवियर को रिवार्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं। रिवार्ड किया गया फेट कॉइन सीक्रेट रेलम में उस सेवियर की स्ट्रेंथ को मजीद बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। तभी रूरी कहती है कि मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप इन फेट कॉइन्स को सोच समझ कर ही खर्च कीजिएगा। हमारा मेन ब्रॉडकास्ट सीक्रेट रेलम में लड़ने वाले सेवियर्स को रैंडमली दिखाएगा। तो चलिए हमारे पहले लकी सेवियर को लाइव देखते हैं। और जैसे ही पहली स्ट्रीम स्क्रीन पर आती है चेन फैन नाम का एक कल्टिवेटर बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और चिल्लाते हुए कहता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। और अगले ही पल एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है और उसे पूरा ही निगल जाता है। लाइव चैट पर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उनमें से एक कमेंट करता है मैं शो देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, पर क्या मैंने इसी को देखने के लिए स्ट्रीम को ओपन किया था? तीनों होस्ट ने इतना बड़ा चढ़ाकर बोला था लेकिन ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। स्टूडियो में तीनों होस्ट बहुत ही ज्यादा खामोश और शौक में होते हैं। तभी रूरी अपना पसीना पोंछते हुए कहती है तो चलिए अब अगले लाइव ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ चलते हैं। अगली स्ट्रीम एक लॉन्ग जू नाम की सेवियर की होती है जो कि चिल्लाता है मेरी मदद करो, मैं अब इसे नहीं मारना चाहता, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसे भी वहीं पर खत्म कर देता है। हम रूरी को देखते हैं जो कि अपना पसीना पोंछते हुए कहती है तो चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रीम की तरफ चलते हैं। और वो बार बार नेक्स्ट सीन कहकर सीन को चेंज करती रहती है। तभी ये शुआंग कहती है मैं अपने फैन से माफी मांगती हूँ, मैं आपको कुछ भी हीरोइक नहीं दिखा सकी। हमने कहा था कि हम सेवियर्स और डिमोनिक बीस्ट के बीच में एक लाइव हीरोइक बैटल दिखाएंगे, लेकिन पता नहीं ये एक हॉरर शो कैसे बन गया, मुझे पहले पता होता तो मैं कभी आती नहीं। तभी एल्डर जी कहता है कुछ तो गड़बड़ है, पहला सीक्रेट रेलम ट्रायल इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए था। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है वार्निंग, दूसरी दुनियाओं के बीइंग्स ने सीक्रेट रेलम पर अपनी ताकतें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से सीक्रेट रेलम की डिफिकल्टी को अपग्रेड कर दिया गया है। पहली बार मैक्सिमम एफ लेवल डिफिकल्टी अपेयर होगी और 500 साल पुराने तक डिमोनिक बीस्ट सामने आएंगे। तभी रूरी शॉक होकर बोलती है सीक्रेट रेलम में एक नई अनाउंसमेंट आई है। तभी ये शुआंग डर कर पूछती है एल्डर जी क्या 500 साल पुराने डिमोनिक बीस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं? इस पर एल्डर जी बताता है एक डिमोनिक बीस्ट जितना
ज्यादा पुराना होता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोर्टल कल्टिवेटर भी सिर्फ 1000 साल पुराने डिमोनिक बीस्ट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता है। और सीक्रेट रेल्म के लिए चुने गए यंग कल्टिवेटर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं। अगर उनके सामने एक 300 साल पुराना डिमोनिक बीस्ट भी आ जाता है तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तभी रूरी कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे यकीन है कि आपने एल्डर जी की बात अच्छे से सुन ली है। अर्थ के फ्यूचर के लिए सेवियर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक बीस्ट के सामने एक हार्ड फाइट कर रहे हैं। प्लीज उन्हें अपने फेट कॉइंस के साथ सपोर्ट करें ताकि उनकी थोड़ी मदद हो सके। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही नेक्स्ट स्ट्रीम ओपन होती है वहाँ का नजारा देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो हमारे एमसी को देखते हैं जो कि एक कन्वीनियंस स्टोर के अंदर बैठकर आराम से नूडल्स को खा रहा होता है। एमसी के लाइव स्ट्रीम चैनल पर लोग बहुत ज्यादा कमेंट करने लगते हैं और वो कहते हैं आखिर ये क्या मजाक है। होस्ट ने अभी कहा था कि ये एक हार्ड फाइट होने वाली है, लेकिन ये बंदा तो यहाँ बैठकर नूडल्स को खा रहा है। क्या ये बंदा यहाँ पर पिकनिक मनाने आया है ना कि लड़ने। हम सभी होस्ट को देखते हैं जो कि इस नजारे को देखकर बहुत ज्यादा खामोश हो गए होते हैं और एक सदमे में चले गए होते हैं। तभी ली जुआंग कहती है, इंस्टेंट नूडल खाने वाला ये कल्टिवेटर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो ये इस तरह के माहौल में भी इतना ज्यादा रिलैक्स है। एल्डर जी कहता है, ये कोई भी इमोर्टल कल्टिवेटर नहीं है, मुझे इसके अंदर से बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी फील नहीं हो रही। ये तो बस एक आम सा इंसान है, पता नहीं सीक्रेट रेल्म इसको एक सेवियर के तौर पर सिलेक्ट कैसे कर सकता है। इस पर सभी लोग चैट में बातें करने लगते हैं। ये तो अमेजिंग है। क्या सभी ने सुना कि होस्ट ने क्या कहा? चुमू नाम का ये सेवियर असल में एक आम इंसान है। ये उन इमोर्टल कल्टिवेटर से तो बेहतर ही है जो कि आराम से बैठा है और उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जबकि दूसरी तरफ उनकी स्ट्रीम ओपन होते ही वो सभी मर जाते थे। तभी एक दूसरा बंदा कहता है, ये बस लकी है, अगर इसका सामना एक डिमोनिक बीस्ट से हुआ होता तो ये अब तक मर चुका होता। तभी कोई बंदा कहता है कि चोमू की लाइव स्ट्रीम में भीड़ बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या कोई ब्रदर चोमू को रिवार्ड देना चाहता है? तभी दूसरा बंदा कहता है, इसे रिवार्ड कौन देगा? अपने फेट कॉइंस को इस आम इंसान पर वेस्ट करने से अच्छा है मैं किसी इमोर्टल कल्टिवेटर्स को दे दूंगा। मैं तो बस यहाँ पर ये देखने के लिए आया हूँ कि ये किस तरह से मरता है। तभी कन्वीनियंस स्टोर के कोने में से एक अजीब सा काला धुआं निकलता है और वो एक डिमोनिक बीस्ट में बदलने लगता है। तभी कोई चैट में कमेंट करता है, रूम के कॉर्नर की तरफ देखो, कोई डिमोनिक बीस्ट आ रहा है। तभी कोई हंसते हुए कहता है, जल्दी जाओ और इस चूमू के बच्चे को मार दो। तभी एनसी को भी अपने पीछे कुछ फील होता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर एक 6 आंखों वाला एक बड़ा सा डिमोनिक बीस्ट खड़ा होता है। हमें स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यीशुआन परेशान होकर कहती है, इस स्टूपिड रेल्म के साथ आकर क्या मसला है? ये एक नॉर्मल इंसान को यहाँ एक सेवियर के तौर पर कैसे समन कर सकता है? वो एल्डर जी से कहती है, एल्डर जी क्या हम चुमू को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? इस पर एल्डर जी उदास होते हुए कहता है, ये सीक्रेट रेल्म एंशिएंट टाइम्स में एक कल्टिवेटर ने बनाया था, हमारे पास इसे कंट्रोल करने का कोई भी रास्ता नहीं है और वैसे भी अब इसके लिए बहुत ही देर हो चुकी है। 100 साल पुराने डिमोनिक बीस्ट के सामने वो नॉर्मल इंसान 3 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। तब भी हमारा सीन वापस एमसी की तरफ जाता है जो कि इस डिमोनिक बीस्ट को देखते हुए कहता है, इस डिमोनिक बीस्ट की 6 आंखें हैं और इसका साइज भी पहले वाले से बड़ा है, क्या ये कोई इनहेंस डिमोनिक बीस्ट है? तभी वो डिमोनिक बीस्ट एमसी की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने लगता है, लेकिन एमसी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उससे बच जाता है और वो मन मन कहता है, इसकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, मैं इसे आराम से डॉज कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम उस डिमोनिक बीस्ट को देखते हैं जो कि अपने खाली हाथ को देख रहा होता है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और मनी मन कहता है, आखिर वो किधर गया? हम एमसी को देखते हैं जो कि उसे देखते हुए मनी मन कहता है, क्या यह डिमोनिक बीस्ट इतना ज्यादा वीक है जो मुझे पकड़ भी नहीं पा रहा? फिर वो मन में कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी केयरलेस नहीं हो सकता। यह डिमोनिक बीस्ट शायद से उस टाइप का जो भले ही बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं पर उनका डिफेंस और अटैक बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसा हो सकता है कि यह डिमोनिक बीस्ट मुझे जानबूझ पर खुद पर अटैक करने का मौका दे रहा हो और फिर जब मैं इस पर अटैक करूंगा जो भी डैमेज मैं इसे दूंगा ये उसे वापस मेरी तरफ रिटर्न कर देगा और मुझे इससे बहुत ज्यादा डैमेज देगा। अपनी इस स्ट्रेटेजी को चेक करने के लिए एमसी कहता है, मैं इस लॉन्ग शॉट का यूज करूंगा जो कि उस कल्टिवेटर ने मुझे दी थी और इसकी मदद से इस डिमोनिक बीस्ट पर अटैक करूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि मेरी थ्योरी सही है या गलत। तभी एमसी एक बहुत बड़ा जंप करता है और अपनी शॉट से सीधा उस मॉन्स्टर के चेहरे पर मारता है। एमसी के इस अटैक को देखकर वो मॉन्स्टर पहले बहुत ही ज्यादा डर जाता है लेकिन बाद में वो अपनी बॉडी को चेक करता है और वो बिल्कुल ही ठीक होता है और हम देखते हैं एमसी की वो शॉट जिससे उसने उस मॉन्स्टर पर अटैक किया था वो बीच में से टूट जाती है। एमसी अपनी शॉट को देखते हुए कहता है, जैसे कि मैंने सोचा था ये मॉन्स्टर डैमेज को रिफ्लेक्ट करता है। इस मॉन्स्टर ने मुझे जानबूझकर खुद पर अटैक करने का मौका दिया और जब मैंने इस पर अटैक किया तो इसने मेरा डैमेज ही मुझे रिफ्लेक्ट कर दिया जिसकी वजह से मेरी शॉट भी टूट गई। ये तो शुक्र है मैंने अपनी शॉट से अटैक किया था, अगर मैंने इस पर अपने हाथों से अटैक किया होता तो मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता। तभी कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं कि ब्रदर चुमू सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, वो डिमोनिक बीस्ट तो ब्रदर चुमू को टच तक नहीं कर पा रहा। तभी एक और बंदा कमेंट करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, क्या तुमने अभी उसका अटैक नहीं देखा? उसके अटैक की वजह से उसकी खुद की तलवार ही टूट गई है, अब वो इस तलवार के साथ क्या करेगा? क्या वो अब इस टूटी तलवार के साथ उस डिमोनिक बीस्ट को खुजली करने वाला है? तभी हमें स्टूडियो में रूरी को दिखाया जाता है जो कि हैरत से बोलती है, ये तो शॉकिंग है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चुमू डिमोनिक बीस्ट के सभी अटैक्स को इतनी आसानी से डॉज कर लेगा। तभी यीशुआंग कहती है, मैं भी
चूमू की परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हूँ। वो एल्डर जी से पूछती है, एल्डर जी आपका क्या ख्याल है, क्या चूमू इस बीस्ट को हरा पाएगा? एल्डर जी कहता है, मैं ये एग्री करता हूँ कि मैंने पहले चूमू को बहुत ही ज्यादा कम आंका था। चूमू की परफॉर्मेंस को देखते हुए लगता है वो शायद से अपने वर्ल्ड का एक बहुत ही हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। हालांकि वो सिर्फ अपने मार्शल आर्ट का यूज करके इस डिमोनिक बीस्ट को डिफीट नहीं कर सकता। भले ही चूमू कितने भी अटैक्स को डॉज क्यों न कर ले, लेकिन एक अटैक पड़ते ही उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन कहता है, इस डिमोनिक बीस्ट ने मुझे एक कॉर्नर पर कर दिया, अब मेरे पास इसके अटैक्स को डॉज करने के लिए कोई भी जगह नहीं बची। तभी हम उस डिमोनिक बीस्ट को भी देखते हैं जो कि एमसी के सामने खड़ा होता है। एमसी कहता है, मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा, मुझे अब एक गैम्बल खेलना होगा। मैं इस डिमोनिक बीस्ट पर एक फेक अटैक करूंगा और इसे पीछे की तरफ धक्का देकर यहाँ से भाग जाऊंगा। एमसी अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता और कहता है, जब तक मैं बिल्कुल भी हेसिटेशन नहीं करता मैं इस कॉर्नर से भाग सकता हूँ। तभी एमसी उस डिमोनिक बीस्ट पर एक फेक अटैक करके उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है और जब एमसी ऐसा करता है तो उसके हाथ में से कुछ पावर निकलती है जो कि उसे सिस्टम ने दी थी। हम एमसी को देखते हैं जो कि सामने का नजारा देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और मन ही मन कहता है, आखिर ये सब अभी अभी क्या हुआ, मैंने तो बस इसे थोड़ा सा पुश किया था। और हमें भी दिखाया जाता है हमारे एमसी के धक्का देने की वजह से उस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी फट गई होती है और पीछे की दीवार भी पूरी तरह से टूट गई होती है। एमसी कहता है, जरूर से ये डिमोनिक बीस्ट बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा, इसलिए सिर्फ थोड़ा सा पुश करने की वजह से ये खत्म हो गया। एमसी की इस पावर को देखकर सभी लोग लाइव स्ट्रीम पर कमेंट करने लगते हैं और वो कहते हैं, आखिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है? एल्डर जी ने अभी कहा था कि इसे सिर्फ कल्टीवेटर से डिफीट कर सकते हैं, लेकिन चूमू ने तो इसे बस थोड़ा सा धक्का दिया और ये वहीं पर खत्म हो गया। तभी एक और बंदा कमेंट करता और वो कहता है, मूव गॉड आप तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तभी एक और बंदा कमेंट करता और वो कहता, वो जो दूसरे फेक सेवियर्स हैं वो तो इन डिमोनिक बीस्ट से भाग रहे हैं और इन डिमोनिक बीस्ट से बहुत ही बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। वहीं पर मूव गॉड जो कि एक रियल सेवियर है, इस डिमोनिक बीस्ट को मारने के बाद भी कह रहा है कि मैंने तो बस इसे थोड़ा सा धक्का दिया था। और तभी वो सभी एमसी को बहुत सारे फेट कॉइंस देने लगते हैं। एक बंदा खुशी के साथ कमेंट करता है, मुझे आज कोई भी मत रोकना, मैं ब्रदर चूमू को फेट कॉइंस का रिवार्ड देने वाला हूँ। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम स्क्रीन आती है जिस पर के लिखा होता है, रिस्पेक्टेड सेवियर चूमू, ऑडियंस ने आपको 5000 से ज्यादा फेट कॉइंस का रिवार्ड दिया है जिससे आपकी कॉम्बैट पावर मजीद 50 से बढ़ गई है। हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अपने हाथ को देखते हुए कहता है, फिर से एक नोटिफिकेशन की साउंड आई है और आखिर अब ये सब कुछ क्या लिखा है, ऑडियंस ने मुझे रिवार्ड दिया फेट कॉइंस, क्या ये नए फीचर्स हैं? और ये कह रहा है कि मेरी पावर 50 से बढ़ गई है पर मुझे तो कुछ भी फील नहीं हो रहा। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिस पर के लिखा होता है, होस्ट की बैटल पावर चेक की जा रही है, आपकी करंट बैटल पावर 10,000 प्लस 50 हो गई है। और गाइज इसी के साथ हमारा यह पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये मानवा पसंद आती है तो आप जरूर से मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, आप इससे पहले वाली मानवा की बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं उसे जरूर से ही कंप्लीट करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।